नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि हम प्रतिदिन सुबह को 7:30 बजे आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के पर्पज़ से एक वीडियो लेकर आते हैं, जो टॉपिक बाई टॉपिक आपको कराई जाती है। जितने भी टॉपिक आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में जीके और स्टैटिक और जीएस यानी कि जनरल स्टडीज़ से संबंधित टॉपिक हैं, उनकी हम एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो लेकर आते हैं, जिससे कि आप आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से आसान भाषा में समझकर आप अपनी परीक्षा में अपने नंबर करने में या गेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करें या हमारे माध्यम से आपको हेल्प मिले। ठीक है, अब देखिए आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत बिंदास टॉपिक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। यहाँ कोई सा एक ऐसा एग्जाम नहीं बचा जहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं आता हो। यहाँ से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। तो पहली बात तो यह है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का मतलब क्या है। हम इसको तोड़ते हैं। सबसे पहले क्या है वन्य, फिर क्या है जीव, यानी वनों में रहने वाले जीव का संरक्षण यानी कि उनकी सुरक्षा पर क्या बनाया गया है अधि, और क्या गया है नियम। ठीक है भाई, ऐसा नियम बनाया गया है सरकार के द्वारा जिससे वनों में रहने वाले जीव जंतुओं की संरक्षण या देखरेख हो सके। ठीक है भाई, ऐसा नियम बनाया गया है। अब वो क्यों बनाया गया है, तो प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, जिससे प्रजातियां लुप्त होने से वनस्पति जो है नष्ट हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग जो है खतरे में हो जाता है, वैश्विक तापमान बढ़ने लगता है। ठीक है, और पृथ्वी पर बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो कि पृथ्वी की सुरक्षा के लिए जरूरी होते हैं। बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो पृथ्वी के साथ साथ वनस्पति का संतुलन बना कर रखते हैं। जैसे कि अगर केंचुआ अगर ना हो, अभी जीव नहीं मैं बता रहा हूँ, अगर केंचुआ नहीं हो तो मिट्टी की उर्वरता बनी नहीं रहेगी। जिस खेत में केंचुए होते हैं उसकी मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। ऐसे अगर पक्षी ना हो तो फसल में कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े होते हैं, तो वह क्या होते हैं फसल को खा जाएंगे। इसलिए हर एक चीज़ जो है चक्र में बनी हुई है। ठीक है, इसी वजह से जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे पहली बात ये आती है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था, सबसे पहली बात यह है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बना था 9 सितंबर। कब बना था, 9 सितंबर, और ये 1972 को बना था। तो ये याद रखना है, 9 सितंबर 1972 को ये बनाया गया था। ठीक है, आगे बात समझो। 51 साल जो है इसको पूरे हो चुके हैं, यानी कब कितने हो चुके हैं, 51 वर्ष इसको पूरे हो चुके हैं। 52वें वर्ष में ये एंट्री ले ली है। 52वें वर्ष में एंट्री ले ली है। ठीक है भाई, इतना याद रख सकते हो। रही बात ये कि पहले 2019 से पहले यह जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था अधिनियम, क्योंकि जम्मू कश्मीर का संविधान अलग था। परंतु 2019 के बाद से यह जम्मू कश्मीर में भी लागू होने लगा है। ठीक है भाई, जम्मू कश्मीर में लागू होने लगा है। वनों को यानी कि वनों में जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए जो अधिनियम बनाया गया था उसको कब लागू किया गया था, 9 सितंबर 1972 को किया गया था। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, परंतु 2019 के बाद में जम्मू कश्मीर में लागू होने लगा है। और 51 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 52वें वर्ष में एंटर हो चुका है। सितंबर में यहाँ भी 52 वर्ष पूरे हो जाएंगे। ठीक है बच्चा, अब बात करते हैं इसमें थोड़ी सी बात जो है संवैधानिक प्रावधान से कर लेते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों से क्वेश्चन गलत हो जाता है। किससे, संवैधानिक प्रावधान। ठीक है भैया, संवैधानिक प्रावधान क्या है, यानी कि संविधान में इसका विवरण क्या है। सबसे पहली बात तो ये, तो हमें आपको बताना होगा कि ये अधिनियम बना था वो कब बना था। सबसे पहली बात ये अधिनियम जो बना था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में ये बना था बेटा, 1976 में बना था। ठीक है, और इसके तहत जो था क्या था, कॉफी, इनके तहत जो बनाया गया था वो क्या बनाया गया था, वन्य जीव व पशु पक्षियों का संरक्षण क्या करने के लिए, पशु पक्षियों का संरक्षण करने के लिए ये बनाया गया था। मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसी में क्या करा गया था, एक और काम किया गया था इसमें। 42वें संविधान संशोधन के अंतर क्या कहा गया था, पहले ये राज्य सूची का विषय होता था, पहले ये राज्य
सूची का विषय होता था, फिर बाद में इसे किस में कर दिया गया, समवर्ती सूची में इसे शामिल कर दिया। तो वर्तमान में भी ये समवर्ती सूची में है, वर्तमान में कहाँ पर है, समवर्ती सूची में है। अगर हम बात करते हैं और आगे है डीपीएसपी में अगर हम बात करते हैं बेटा कि डीपीएसपी में कहाँ है, कौन से आर्टिकल में दिया गया है डीपीएसपी में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा 48 के, यानी कि आर्टिकल 48 के ए में ये डीपीएसपी में है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा डीपीएसपी जो है वो कब से कब तक है, तो 36 से 51 तक जो आर्टिकल है वो डीपीएसपी में है। तो ये कहाँ रखा गया, 48 के ए में। और कौन सा संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन था, उसमें रखा गया था 48 के 1 में। ठीक है, वनों और वन्य जीवों सहित, यानी कि क्या था, वनों व वन्य जीवों के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण से भी ये संबंध रखता था। ठीक है, और ये क्या था, ये भी था कि इसकी रक्षा जो है वो कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। ठीक है, तो रक्षा कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी, क्योंकि डीपीएसपी जो होते हैं राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। तो कौन करेगा, राज्य सरकार का अधिकार है ऐसा करने में। तो बेटा खुश मत हो, आपके लिए भी कानून बनाया गया था, पहले तो पहले संविधान संशोधन में कर दिया गया था, डीपीएसपी में रख दिया गया, आपके ऊपर भी कानून बनाया गया था नीति निर्देश तत्व में, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस में है, आर्टिकल 51 ए में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो इसमें भी क्या कहा गया था, एक आपका आर्टिकल 51 के ए का जी था, कौन सा था, आर्टिकल 51 ए का जी, आर्टिकल 51 ए के जी में भी यही बात रखी गई है, वनों और वन्य जीवों, क्या रखी गई है, वनों व वन्य जीवों के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का दायित्व प्रत्येक नागरिक पर होगा, प्रत्येक नागरिक पर होगा। ठीक है भैया, ये कहा गया प्रत्येक नागरिक पर होगा, बस इनफ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आपको। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है भाई, इतना आप यहाँ से कर लोगे और कुछ नहीं है। अब बात आती है कि इस अधिनियम के तहत कौन कौन से निकाय बने थे, किसके अंतर्गत, वन्य जीव अभ्यारण्य के, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, अंतर्गत कौन कौन से गठित निकाय थे, तो गठित निकाय। ठीक है, इसके बारे में बात कर देंगे, गठित निकाय। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से निकाय गठित किए गए थे। तो सबसे पहला जो हमारा सबसे पहला गठित जो आगा वो आगा राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड। क्या आएगा, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड। पहला तो ये आ गया राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड। अब इसमें क्या था, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड में क्या था, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य यह है कि अभ्यारण्य के आसपास जो है परियोजनाओं को मंजूरी देना। ठीक है, काम क्या है इसका, जो अभ्यारण्य होते हैं, अभ्यारण्य तो होते हैं, अभ्यारण्य के आसपास क्या होता है इसका, अभ्यारण्यों के आसपास जो भी आसपास होते हैं उनके, यानी कि अभ्यारण्य के जो आसपास परियोजनाएं होती हैं चलती हैं, उनको क्या देनी होती है, मंजूरी। ठीक है, आसपास परियोजनाओं को मंजूरी देने वाली ये शीर्ष संस्था होती है, शीर्ष संस्था। ठीक है भाई, इतनी बात याद रखो। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, शीर्ष संस्था होती है। चलिए इसके आगे अगर हम बात करें, इसके अगर आगे हम बात करें तो क्या है इसके आगे एक और है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। दूसरी जो गठित हुई वो कौन सी हुई, राज्य वन्य जीव बोर्ड।
अब राज्य से तुम्हें पता चल गया होगा कि राज्य के अधिकार में आता है, ठीक है, किसके, राज्य के अधिकार में। तो इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। राज्य में जो जितने वन्य जीव होते हैं, राज्य के जितने वन्य जीव होते हैं, उनके आसपास की जो परियोजनाएं होती हैं, अभी का था राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड था, तो उसमें राष्ट्र की थी, राष्ट्र के जितने भी अभ्यारण्य होते हैं। जब राज्य वन्य जीव बोर्ड के लिए बनाई गई थी, उसमें क्या था आपका, उसमें था आपका जितने भी राज्य के अभ्यारण्य होते हैं, उनके आसपास की जितने भी परियोजनाएं होती हैं, उनकी मंजूरी देने के लिए जो है वो राज्य सरकार का जो है ना थोड़ा सा योगदान उसमें लगता है। राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है उसके लिए, ठीक है। ये हो चुका है। तीसरा जो होता है वो होता है केंद्रीय जैविक उत्थान। तीसरा जो होता है वो इसमें क्या होता है, केंद्रीय जैविक उत्थान। अब इसमें क्या होता है केंद्रीय जैविक उत्थान में, केंद्र सरकार के अंतर्गत जितने भी जैविक संस्थान होते हैं, उद्यान होते हैं, बगीचे होते हैं, समझ गए ना, जहाँ पर इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, जैविक क्रियाएं होती हैं, वनस्पति होती है, ठीक है, उन सबको जो योजनाएं देती हैं, सुविधाएं देती हैं, वो इसी संस्था के द्वारा मिलती हैं, समझ गए। चौथी जो इसमें होती है आपकी, वो कौन सी होती है, चौथी जो होती है इसमें कौन सी होती है, वो इम्पोर्टेंट है, वो आपकी होती है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। तो इसमें जो होता है वो क्या होता है, बाघों के संरक्षण के लिए एक अथॉरिटी बनाई जाती है। बाघों के संरक्षण के लिए क्या होती है, एक अथॉरिटी बनाई जाती है, और वो अर्ध न्यायिक होती है, यानी उसमें काम होता है अर्ध न्यायिक, यानी कि अर्ध सरकारी, अर्ध न्यायिक होती है, यानी अथॉरिटी होती है। वो क्या करती है, अपने तरफ से कानून बनाती है। क्या बनाती है, अपनी तरफ से कानून बनाती है, जिससे कि वन्य जीवन बाघों को हानि न पहुंचे, ठीक है। और उसी के चलते जो है, यानी कि उसी के चलते जो है इन्होंने एक टाइगर टास्क फोर्स का गठन किया था। मैंने अभी बताया ना कि अपने तरफ से कानून बनाती है जिससे कि बाघों को कोई परेशानी ना हो। तो टाइगर टास्क फोर्स की जो गठन किया गया था वो कब किया था, 2005 में। तो इसने एक काम किया था, इसे आप अच्छे से याद कर लो, 2005 में, किसमें, 2005 में टाइगर टास्क फोर्स, टाइगर टास्क फोर्स ये बनाई थी। मतलब क्या थी टाइगर टास्क फोर्स, क्या थी, ठीक है। इसकी किसी पारिश मतलब 2005 में बनी थी, ठीक है। अब क्या हुआ, एक और टाइगर टास्क फोर्स क्या करती है, जो टाइगर होते हैं उनको क्या होता है, अभ्यारण्यों से बाहर जो टाइगर निकल जाते हैं उनको पकड़ने का काम करती है। जैसे तुमने देखा जंगलों में भाग के टाइगर, तुम कह रहे भाई तेंदुआ घूम रहा, कभी खेत में तेंदुआ, कभी बाहर गया तेंदुआ, तो उसको मारने की परमिशन है नहीं। अगर तुम मारोगे तो फिर तुम फंस जाओगे। तो इसलिए जो है वो टास्क फोर्स जो आकर जो है इस काम करती है। और एक और बात, ये जो प्राधिकरण है, इसके अधीन ये टास्क फोर्स आता है, तो मुझे इसी के अधीन आता है। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, पर्यावरण मंत्री होता है। कौन होता है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री। कौन होता है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री होता है इसका कौन, अध्यक्ष, ठीक है। ये होता है इसका अध्यक्ष, ये भी याद रखो। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, थोड़ा भारी लग सकता है, क्योंकि ऐसा होता है ना, सस्ती चीज़ें जो है हर एक आदमी खरीद लेता है, मगर महंगी चीज़ें खरीदने के लिए वो थोड़ा दम चाहिए। तो सही बात है, भारी टॉपिक समझने के लिए जो है वो दिमाग में जान होनी चाहिए। हल्का टॉपिक किसी को समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई भारतीय वन्य जीव अभ्यारण्य 1972, ये तो दुनिया के याद है, इसके अंदर क्या क्या मटेरियल है उसे याद रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि महंगी चीज़ों का सभी को शौक नहीं होता ना सभी के अंदर दम होता है। ऐसे महंगे टॉपिक जो होते हैं ना, भारी भरकम टॉपिक जो होते हैं, ना तो उन्हें पढ़ाने का दम होता है किसी के अंदर, और ना ही उन्हें समझने का दम होता है। इसलिए कोशिश ये करो अपने आप को थोड़ा सा अलग करो, ठीक है। और एक और बात इसमें बताना चाहूँगा, इन्हीं से क्या होता है, इन्हीं से क्या काम किया जाता है, बाघ अभ्यारण्य की घोषणा की जाती है। उन आरक्षित क्षेत्रों को जहां पर बाघों की संख्या ज़्यादा होती है, जहां बाघ बिना भय के रहते हैं, उन्हीं को जो है इसी की सिफारिश से, यानी किसके, एनटीसीए मतलब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी,
NTCA, इसी को कहते हैं। NTCA की सिफारिश पे जो है कुछ इन क्षेत्रों को जो है क्या कर देते हैं, बाघ अभ्यारण्य घोषित कर देते हैं। आगे अगर बात करेंगे तो चौथा तो हो चुका है, पांचवा जो होता है वो यहाँ ही लिख लेंगे, चार तो हो चुके हैं। तो पांचवा जो होता है वो क्या होता है, पांचवा होता है वन्य अपराध नियंत्रण बोर्ड। क्या वन्य जीव अपराध, वन्य जीव नियंत्रण अपराध नियंत्रण बोर्ड, अपराध नियंत्रण बोर्ड, नियंत्रण बोर्ड एक ये होता है। ठीक है, वन्यजीव अपराध नियंत्रण बोर्ड, इसका क्या काम होता है, इसका ही बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसका काम क्या होना चाहिए, इसका भी होता है जैसे कि वन्य जीवों वन्य अपराधों से निपटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इस अधिनियम के तहत जो है 5 प्रकार के संरक्षण क्षेत्र होते हैं। कितने, 5 प्रकार के संरक्षण क्षेत्र होते हैं। जैसे अभ्यारण्य आपके, उनकी निगरानी यही करता है। राष्ट्रीय उद्यानों की निगरानी यही करता है। संरक्षण रिजर्व की निगरानी यही करता है। सामुदायिक रिजर्वों की यही निगरानी करता है। टाइगर रिजर्व की भी यही निगरानी करता है। समझ गए नहीं। तो ये जो मैंने 5 बोर्ड करे हैं, इन पाँचों के पाँचों पर बोर्ड पर नियंत्रण करने के लिए, पाँचों के पाँचों बोर्ड पर जो है नियंत्रण करने के लिए जो है वो कौन आता है, 5 प्रकार के संरक्षित क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। उसमें कौन आता है, ध्यान दो वो कौन कौन सा आता है। सबसे पहले मैं आपसे बताऊंगा, एक तो आपका आ जाएगा अभ्यारण्य, दूसरा आ जाता है राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा आता है संरक्षण रिजर्व, चौथा आता है सामुदायिक रिजर्व और पांचवा जो होता है टाइगर रिजर्व। इन सब की को संरक्षित जो करता है वो कौन करता है, वन्य अपराध नियंत्रण बोर्ड। ये सारे जो होते हैं पाँचों किसके नियंत्रण में आते हैं, वो आते हैं वन्य अपराध नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और इस अधिनियम से जुड़ी जो बातें हैं वो महत्वपूर्ण बातें जो है, महत्वपूर्ण संशोधन जो है वो कौन कौन से हैं किस अधिनियम के अंतर्गत, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है उसके अंतर्गत जो है और कौन कौन से जो अधिनियम है वो आप देख लेंगे। ठीक है, उसको और देख लेंगे। तो उसमें क्या है आपका महत्वपूर्ण संशोधन, महत्वपूर्ण संशोधन क्या क्या हो सकते हैं वो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला अधिनियम जो है वो कौन सा है, वन्य संरक्षण संशोधन अधिनियम। वन्य संरक्षण संशोधन अधिनियम, ठीक है, इसे वन्य जीव भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये हुआ था 1991 आई थिंक। ठीक है, 1991 में हुआ था ये, जहाँ पर जो है कहने का मतलब ये था कि कुछ तो व्यक्तियों को जुर्माने की राशि भी दी गई थी यहाँ पर, कि जुर्माना भी होगा और सज़ा भी होगी यहाँ पर। तो सज़ा दंड के साथ साथ क्या होना चाहिए, जुर्माना भी, और दोनों भी हो सकती हैं। दूसरा जो हुआ था वन्य संरक्षण या वन्यजीव संरक्षण, यहाँ पर वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002। इसमें क्या करा गया था, इसी का 2002 में सामुदायिक रिजर्व कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना की गई थी। यानी किसकी, सामुदायिक रिजर्वों की, सामुदायिक रिजर्वों की स्थापना की गई थी। ठीक है, और कंजर्वेशन वालों की जो हुई थी रिजर्वों की स्थापना। वैसे मैं कन्वेंशन लिखूंगा इसको, कन्वेंशन रिजर्वों की स्थापना, वो सभी आ जाएंगे इसमें सभी आ जाएंगे, कंजर्वेशन वाले भी आ जाएंगे, नॉन कंजर्वेशन भी आ जाएंगे, सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में 2006 में तीसरी जो स्थापना हुई थी वो किसकी हुई थी, 2006 में जो संशोधन हुए थे, महत्वपूर्ण संशोधन हुए थे। तो फिर कौन सा हुआ, 2006 में संशोधन हुआ। अब इसमें क्या हुआ था, NTCA का गठन हुआ था। मतलब किसका, जो मैंने अभी बताया था आपको NTCA, यानी कि क्या, टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसकी स्थापना हुई थी। यानी किसकी, NTCA। ठीक है, NTCA की इसकी स्थापना हुई थी, नहीं कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसकी स्थापना की गई थी इस संशोधन में। ठीक है, चौथा जो संशोधन हुआ था, अगर हम बात करें, चौथा जो संशोधन हुआ था वो कौन सा हुआ था, ये इसी में ही थे, वन्यजीव संरक्षण संशोधन ही थे, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग थे। तो इसमें कौन सा हुआ था, 2022 में हुआ था। ये कब हुआ था, 2022 में, वो हुआ था 2022 में। ठीक है, अभी आपको देखने मिलेगा 25 में भी एक और।
ठीक है। तो इसमें क्या करा था, संरक्षित प्रजातियों को बढ़ाने, ठीक है, और सिट्स लागू करने का प्रस्ताव रखा गया था। यानी कि एक तो आपकी प्रजाति होती हैं, जैसे कि संरक्षित प्रजाति, संरक्षित प्रजातियां और सिट्स जो है इसको लागू करने के लिए ये सिट्स होता है, वो क्या होता है, जो हमारे जीव वनस्पति होती है ना, पौधे और पेड़, उनकी सुरक्षा के लिए बनी होती है संस्था, समझ गया नहीं आपका। यानी कि पेड़ पौधे, तो पेड़ तो होते हैं छोटे और पौधे जो होते हैं वो पेड़ होते हैं बड़े और पौधे जो होते हैं छोटे, तो उन सब की जो है निगरानी के लिए ही सिट्स होता है। इसका मतलब क्या होता है, सिट्स का मतलब होता है कंजर्वेशन ऑन, ठीक है, क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है, क्या होता है, इंटरनेशनल शायद कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड और इंजर्ड आ जाएगा, इंजर्ड स्पीस एंड स्पीस ऑफ बिल्ड फोना एंड फ्लोरा। हाँ, तो इसका फुल फॉर्म ये होता है, फोना एंड फ्लोरा याद रखो। यानी कि फोना और फ्लोरा का मतलब क्या होता है कि पेड़ पौधे और वनस्पति जो है यहाँ पर, ठीक है, पेड़ और पौधे, पेड़ होते हैं बड़े और पौधे होते हैं छोटे, तो उन सबको भी निगरानी करने के लिए आती है, ठीक है। और इसको जो जाना जाता है वाशिंगटन डीसी, मतलब क्या था, जो वाशिंगटन डीसी है आपका, आपने नाम सुना होगा, वाशिंगटन डीसी में कंजर्वेशन के रूप में इसे जाना जाता है। और इसमें क्या होता है, लुप्त पौधों और जानवरों की रक्षा के लिए बहुपक्षीय संधि हुई थी इसकी। तो मैंने ये बताया था कि पौधों के लिए और किसके लिए, जानवरों की रक्षा के लिए। तो ये बात इसमें समझ में आ गई आपको, क्या करा गया था इसमें, तो पौधों के लिए और जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी निगरानी के लिए, और जो लुप्त जानवर हो जाते हैं, प्रजाति हो जाती हैं, उनके लिए इसे भी लागू करने की बात इसमें की गई थी, ठीक है। और ये लागू कब किया गया था, 1 जुलाई 1975 को लागू किया गया था। यानी कि इसे जो शुरुआत की गई थी इसकी 1 जुलाई 1975 को इसकी शुरुआत की गई थी, ऐसा भी हम यहाँ कह सकते हैं, ठीक है। और किसके द्वारा की गई थी, IUCN के, किसके, IUCN के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। और ये लगभग इसके अंतर्गत जो है, 38,000 प्लस, यानी कितनी, 38,000 प्लस प्रजातियां जो है क्या होती हैं, प्रजातियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, संरक्षित होती हैं। 38,000 प्रजातियां जो होती हैं इसके अंतर्गत क्या होती हैं, संरक्षित होती हैं। तो आपको पता हो गया कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम संशोधन में कितने अधिनियम किए गए, संशोधन किए गए, 4 प्रकार के संशोधन किए गए थे। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के संशोधन किए गए थे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर एक और इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर मैं बात करूं तो कल मैंने इसकी एक क्लास ली थी, तो उसमें मैंने बताया था कि इसके अंतर्गत अनुसूची की संख्या जो थी वो कितनी थी, 6 थी। कितनी थी, 6, मगर 6 से कितनी घटा कर दी थी, 4 कर दी थी। इसमें एक और बात कह दी थी, जो हमारे सार्वजनिक कार्य होंगे, जो भी धार्मिक कार्य होंगे, धार्मिक जितने भी धार्मिक कार्य होंगे उन सब में हाथियों का यूज़ करने का, यानी हाथियों का उपयोग करने की अनुमति दे दी थी। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई त्यौहार व्यवहार होता है, उसमें हाथियों के साथ जो है हाथियों को सजाया जाता है, ठीक है, उनके साथ जो है पूजा मार्ग तक लेके जाया जाता है, तो वहाँ पर जो है धार्मिक कार्यों में हाथियों की परमिशन थी, वरना तो उसमें क्या होगा, आपके बिल्ड लाइफ वाले आएंगे नहीं, ये नहीं कहेंगे तुम हाथियों को क्यों परेशान कर रहे हो, समझ गए नहीं, कई बार ऐसा होता है। अब अगर हम बात करें इसके बाद में कि वन्य जीवों की जो विकास की पहल कौन कौन सी थी, जो विकास की पहल है वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत होता है, ठीक है, के तहत विकास की पहल जो होंगी, किसकी, वन्य जीवों के विकास की पहल, वन्य जीवों के विकास की पहल वो कौन कौन सी होंगी, ये भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी विकास की पहल होती हैं। तो आपको जो है ना 2 पहल याद रखनी है, 2, एक तो याद रखनी है आपको बाघ संरक्षण परियोजना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बाघ संरक्षण परियोजना कब हुई थी, 1973 में, 1973 में। इसे हम क्या कह सकते हैं,
इसे कह सकते हैं प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट, इसे हम क्या कह सकते हैं, आप प्रोजेक्ट टाइगर कह सकते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, कल पढ़ा दिया था इसलिए हम डिटेल नहीं बता रहे हैं। आ रही बात समझ में। फिर एक आपका आता है हाथी संरक्षण, हाथी संरक्षण परियोजना, परियोजना। ठीक है, और ये कब की गई थी, ये भी एग्जाम में खूब आया हुआ है, ये आता है 1992 में हो गया था, 1992 में। इसे कहते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट, एलिफेंट इसे ये कहते हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट कहते हैं। ठीक है, ये आरी बात समझ में। अब यहाँ से आगे जो हम बात करने वाले हैं, चुनौतियों की बात करने वाले हैं कि वन्यजीव संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, अधिनियम के तहत क्या चुनौती थी, क्या चुनौतियाँ थी, ये आपके बारे में पता होना चाहिए इसमें कि क्या चुनौती थी, किन किन चुनौतियों का सामना करा इसने। तो क्या था, जागरूकता का अभाव था। पहली बात तो यह है कि जागरूकता का अभाव आज भी है कुछ क्षेत्रों में। जैसे बाघ अगर घूम रहा हो, ठीक है, टाइगर अगर घूम रहा हो ऐसा मान के चलिए, तो कहते हैं यार मारो। अब पता चला जैसे मोदी जी जो है अभी नामीबिया से टाइगर मंगाए उन्होंने, ठीक है, तो आधे बच्चे तो आधे लोग तो यही कह रहे हैं अरे भैया मोदी से जनता ऐसा ख़त्म ना हो रही, जनसंख्या बढ़ रही है तो अब तो टाइगर मंगा लिए। तो जब जागरूक है नहीं, उन्हें ये पता नहीं कि इससे पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग बनी रहती है, ये बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है, पृथ्वी का संतुलन बना रहता है इससे, तो वो क्या करेंगे बताओ, अरे बात समझ में नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा जो है ना ये भी रहता है। ठीक है, अब एक और मानव वन्यजीव संघर्ष, और दूसरा क्या है, मानव वन्यजीव संघर्ष, मैंने अभी बता ही दिया है, वो क्या है, मानव व वन्य जीव संघर्ष। ठीक है, वो मैंने अभी बता दिया है। बाघ को देखकर जानवर मतलब मानव भाग रहे हैं, मानव देखकर मतलब वो भाग रहे हैं बाघ। अवैध वन्यजीव व्यापार, एक ये भी चुनौती है, अवैध वन्यजीव व्यापार, ये भी आ सकता है इसके दायरे में, ये भी एक चुनौती है। ठीक है, भारत में इसके लिए जो है वृद्धि हुई है, हम कह सकते हैं भारत में वृद्धि हुई है इसके लिए। ठीक है, भारत में वृद्धि हुई है इसके लिए भैया। ठीक है, समन्वय का अभाव, समन्वय का अभाव ये भी जरूरी है। ठीक है, इसके आगे अगर हम बात करें अपर्याप्त दंड, अपर्याप्त दंड ये भी आपकी कमी है, हाँ चुनौती है। ठीक है, सामुदायिक भागीदारी का अभाव, सामुदायिक भागीदारी का अभाव। ठीक है, ये आपका आ जाएगा सामुदायिक अभाव। जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, क्योंकि जलवायु जैसे परिवर्तन हो रही है तो कुछ जलवायु जो है वन्य जीवों के लिए सही होती है, कि नहीं होती। जलवायु परिवर्तन ये ठीक है। ठीक है, अब यहाँ नोट करने वाली जो बात है वो क्या है, विश्व वन्य जीव दिवस जो है कब मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो मनाया जाता है 3 मार्च को। कब मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है बेटा, याद रखेंगे कब, 3 मार्च को। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और मैं उम्मीद करूँगा कि मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी है। इसमें टॉपिक डिफ़िकल्ट था मगर भाषा बहुत आसान थी इसमें समझाने के लिए, और जो एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें होती हैं वही हमने इससे उठाई हैं। और मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों को तो बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और जिनको नहीं आया होगा तो फिर मैं उसमें नहीं कर सकता, 1-2 बार और वीडियो देख लूँ, शायद 1 बार 2 बार मैं आपको देख कर जो है वीडियो ये चीज़ें समझ में आ जाएँ। ठीक है, कोई बात नहीं, तो कल हम फिर मिलते हैं अपने इसी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, और इसी बेहतरीन क्लास के साथ, ऐसी बेहतरीन क्लास के साथ जो टॉपिक बाई टॉपिक हमारी चल रही है। ठीक है बच्चा, तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।